नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तक लेकर के। पिछली वीडियो तक हमने 16 पाठ कंप्लीट पढ़ लिए थे, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 और जिसका नाम है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रीड 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों तक जो रीड की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो आइए अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो वैदिक काल जो है आप सभी को मालूम होगा, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को जो ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है और पूरा जो संपूर्ण वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। तो ये भी याद रखें। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने को जो है ट्रेंड भी चल रहा है। तो इन क्वेश्चनों को सीधा नहीं पूछेगा कि कितने वेद हैं, इनको पूछेगा कैसे, इनको एक सीक्वेंस में लगवाएगा। तो आप इनको बिल्कुल क्रम से याद रखें। सबसे पहले नंबर पर ऋग्वेद ही आता है, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद ही आता है, तीसरे पे सामवेद और चौथे पे अथर्ववेद। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना कौन है? जो सबसे पहले बना होगा। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे नवीनतम जो वेद है वो अथर्ववेद है। तो ये भी याद रखें, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इनको आप याद रखें। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो अभी हमने जान लिया, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र लिया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वेद को गद्य और पद दोनों रूपों में लिखा गया है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसको दोनों रूपों में लिखा गया, गद्य में भी लिखा गया और पद्य में भी लिखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है इसको गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया, यानी कि और जो ऐसा रूप होता है गद्य और पद्य, इसको जो है इसको कहते हैं चंपू। तो आपसे पूछा जा सकता है चंपू शैली में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो गद्य पद्य से जो निर्मित है उसको चंपू कहते हैं और ऐसा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। नेक्स्ट है, यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक व मंत्र कौन से वेद में मिलते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक व मंत्र। तो ऐसा जो वेद है वो है यजुर्वेद। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है, देवताओं की पूजा करने के लिए सभी मंत्र किस वेद में मिलते हैं। तो देवताओं की जो पूजा आराधना स्थिति जो की जाती है, इससे संबंधित जितने भी मंत्र हैं ये सब सामवेद में मिलते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखें आगे। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव किस वेद से हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी हुआ है। तो भारतीय संगीत में स्वर का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है सामवेद से। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें आगे। किस वेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा कौन सा वेद है जिसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। तो ऐसा वेद है वो है अथर्ववेद। तो नेक्स्ट है, किस वेद में चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान आदि संकलित है। तो ऐसा जो वेद है वो है अथर्ववेद। इसमें चिकित्सा और रोगों से संबंधित ज्ञान है। तो ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर भी कर दें। अब देखें आगे। नेक्स्ट है, वेदों के कितने भाग हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है। तो वेदों के जो हैं 4 भाग हैं, ये याद रखें और चारों जो है आपको नाम याद होने चाहिए। पहले नंबर पर है संहिता, दूसरे पर ब्राह्मण, तीसरे पर आरण्यक और चौथे पर उपनिषद। तो वेदों के जो उपभाग हैं वो कितने हैं? 4 हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये याद रखें, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, रीट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में संयुक्त परिवारों की प्रधानता थी, जिसका मुखिया होता था। देखिए वैदिक काल में जो है संयुक्त परिवार होते थे। अब जिसका जो मुखिया होता था वो कौन होता था? तो पिता, यानी कि पितृसत्तात्मक जो है परिवार होते थे वैदिक काल में। लेकिन महिलाओं को भी जो है पूरा अधिकार प्राप्त था, उनको बराबरी का दर्जा प्राप्त था, किसी तरह की कोई छुआछूत या भेदभाव नहीं था। ये भी याद रखें।
धार्मिक अनुष्ठानों में भी उनको शामिल किया जाता था। तो इसलिए भले ही पितृसत्तात्मक समाज हो, परिवार हो, लेकिन महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। तो ये याद रखें। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गए। वैदिक काल में कौन से परिवारों की प्रधानता थी? तो संयुक्त परिवार, और जिसका मुखिया होता था पिता। तो अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें आगे। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? सबसे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो संस्कृत भाषा में जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में जाकर के, तो ये भी याद रखें। तो वैदिक काल में जो है संस्कृत भाषा ही मुख्य भाषा थी। तो याद रखें, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इस बार रीट में, पिछली बार नहीं पूछा गया। क्वेश्चन है वैदिक काल की प्रमुख विदुषी स्त्रियों के नाम। देखिए विदुषी क्या होता है, बहुत सारे हमारे साथियों को ये मालूम नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं। विदुषी जो है विद्वान का अपोजिट होता है, यानी कि जो विद्वान होता है वो पुरुष होता है, और विदुषी जो है स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो विदुषी जो है स्त्रियों का नाम पूछा है, कौन से काल में? वैदिक काल में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा, तो ये जो सारी स्त्रियां ये विदुषी स्त्रियां थी, कौन से काल की? वैदिक काल की। मतलब ये हुआ कि अभी हमने पीछे जाना था कि पितृसत्तात्मक समाज था, परिवार था, लेकिन महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, और ये इस बात का प्रमाण है कि इस समय विदुषी स्त्रियां भी हुआ करती थी, जिनके नाम ये हैं। ये नाम आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको विशेष याद रखें, ज्यादा ध्यान दें इस बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक काल में व्यक्ति के लिए कितने संस्कारों का विधान था? सबसे बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। तो वैदिक काल में व्यक्ति के लिए 16 संस्कारों का प्रचलन था। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो याद रखें। नेक्स्ट है वैदिक काल में मानव जीवन को कितने आश्रमों में विभाजित किया गया, यानी कि बांटा गया? तो वैदिक काल में मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। अब 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम पहला जो है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास आश्रम। तो इन आश्रम को भी आप जो है सीक्वेंस में यानी क्रम में याद रखें, ये भी क्रम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, और दूसरा जो गृहस्थ आता है, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। तो ये भी याद रखें। इनकी जो है उम्र भी इंपॉर्टेंट है। 100 वर्ष का जो है जीवन का आधार माना गया है इसमें आश्रमों में। तो इसमें याद रखें, ब्रह्मचर्य में जो है वो होता है जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की जो आश्रम माना जाता है वो ब्रह्मचर्य माना जाता है। 25 से 50 जो है वो गृहस्थ आश्रम में आता है, 50 से 75 वानप्रस्थ में, और 75 से 100 जो है संन्यास आश्रम में आता है। तो ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, रीट में पूछे जा सकते हैं। आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान था। कहने का मतलब है कि जो वैदिक काल में उसमें वर्ण तो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण होते हैं। ये वर्ण तो थे, लेकिन वर्ण जो है जाति पर आधारित नहीं था। आज की तरह नहीं था कि जिस जाति में आपने पैदा हो गए वो उसी जाति में का माना जाएगा। उस समय वैदिक काल में ये प्रधानता नहीं थी। वहां पर क्या है कि आप भले ही किसी जाति में पैदा हो जाएं, लेकिन आप कर्म क्या करते हैं, किस काम को आप करते हैं, उसी वर्ण के आप माने जाएंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसको आप स्टार लगा लीजिए, वेरी मोस्ट लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और कई विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं मंत्र का निर्माता हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। उपरोक्त कथन किस काल से संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का निर्माता हूं, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। तो यह कथन किस काल से संबंधित है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यह जो संबंधित है ये पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, ये याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आर्यों के जो राजनीतिक जीवन है इसका मूल आधार था कुटुंब, यानी कुल, परिवार। तो याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आगे देखें। नेक्स्ट है वैदिक काल में कई कुटुंबों को मिलकर बनता था। तो वैदिक काल में जो कई कुटुंबों को मिलाकर के एक गांव बनता था। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। आपको ये लग रहा होगा कि तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन वहां जब आएंगे तो ये सरल नहीं होंगे, क्योंकि 4 विकल्प आपके सामने होंगे। तो याद रखें। नेक्स्ट है वैदिक काल में ग्राम के अधिकारी को, यानी गांव के अधिकारी को क्या कहते थे? तो गांव के अधिकारियों को ग्रामणी कहते थे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वैदिक काल में कई ग्रामों के समूह को मिलाने से बनती थी। तो कई गांवों को समूह को मिला दिया जाता था, उससे बनती थी विश्व। नेक्स्ट है विश्व का अधिकारी क्या कहलाता था? तो अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का अधिकारी तो क्या कहलाएगा? विश्वपति। तो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो याद रखें। एक बार फिर से समझो इसको, क्योंकि ये बहुत सरल है, लेकिन वहां पर जो है आपको गड़बड़ कर सकते हैं।
देखिए कई कुटुंबों से मिलकर क्या बनता है, गांव। गांव का अधिकारी ग्रामणी। गांवों के समूह को मिला दिया तो क्या बन जाएगी, विश्व, और विश्व का अधिकारी विश्वपति। तो इस तरह से याद रखें। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट है कई विषयों के समूह से कौन सी इकाई बनती थी। देखिए कई विषयों को एक साथ मिला दिया गया तो उनसे क्या बनता था, उनसे बनता था एक जन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जन का अधिकारी क्या कहलाता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो जन का जो प्रमुख है, जिनका जो अधिकारी है वो कहलाता था शासक अथवा राजन, यानी कि राजा कहलाता था। क्या कहलाता, राजा। तो याद रखें राजा कहलाता था कौन, जन का अधिकारी। ठीक है, राजा में मूल शब्द क्या होता है, राजन। ये भी पूछा जा सकता है हिंदी में या संस्कृत में, रीट के में। राजा में मूल शब्द क्या है, तो याद रखें राजन जो है मूल शब्द होता है। नेक्स्ट है वैदिक काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो वैदिक काल में जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो प्रमुख होता था वो होता था राजन, यानी कि राजा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्थाएं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, याद रख लीजिए। तो वैदिक काल में जो राजा को परामर्श देने वाली संस्था होती थी वो दो संस्थाएं होती थी, सभा और समिति। ये भी याद रखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, सभा और समिति। देखिए सभा में जो है ये गांव के जितने भी मेंबर होते थे वो इकट्ठे होते थे और वो मिलकर के जो है सलाह देते थे राजा को। और समिति में जो है जितने भी विद्वान लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो इकट्ठा होकर के राजा को परामर्श दिया करते थे। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट है आर्यों की आजीविका का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये कई बार पूछा हुआ है। तो आर्यों की जो आजीविका का मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। ये अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। सबसे प्रमुख तो क्या था, कृषि। दूसरा प्रमुख क्या था, तो पशुपालन, यानी कि वो कृषि भी करते थे और पशुओं को भी पालते थे। नेक्स्ट है वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता है। इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, रीट 2021 में पूछा जा सकता है, इस बार इसका नंबर पक्का है। तो वैदिक काल में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था, पणी। तो याद रखें पणी कहा जाता था। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था। इसको भी अच्छा क्वेश्चन लगा लीजिए। तो ऋग्वेदिक काल में जो सिक्का था एक निष्क नामक सिक्का चलता था और वो जो है सोने से निर्मित था। तो ये भी याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या कहलाती थी। देखिए ऋग्वेदिक काल में अगर कोई महिला, कोई कन्या है, कोई लड़की है, वो ये कहे कि मैं शादी नहीं करूंगी, पूरे जीवन भर शादी नहीं करेगी, तो वो क्या कहलाती थी, तो उसको कहा जाता था अमाजू। तो ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं मित्रों। ये थे पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे वो सारे हमने इसमें ले लिए हैं। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। रीट में 101% बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। अब देखिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है, इसको समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्यों की यानी वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई थी आर्यों की वो क्या थी, इसको समझें। तो हमने अभी पढ़ा था कुटुंब यानी कि कुल, परिवार। तो परिवार से मिलकर तो क्या बनता है, गांव। गांव से मिलकर क्या बनता है, विश्व। और विश्व से मिलकर क्या बनता है, जन। और जन से मिलकर के एक संपूर्ण राष्ट्र बन जाता था। तो इस तरह से 5 इकाइयों में जो पूरा आर्य काल जो है उसकी प्रशासनिक इकाइयां विभाजित थी, बटी हुई थी। तो ये याद रखें, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब कुटुंब का जो मुखिया था ये भी याद रखें। कुटुंब का मुखिया क्या था, पिता, यानी कि उसको कुलब भी कहा जाता था कई जगह। ग्राम का प्रमुख जो है उसको क्या कहेंगे, ग्रामणी। विश्व का अभी हमने पढ़ा था विश्वपति। और जन का कौन था, राजा। तो याद रखें मित्रों, ये अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, रीट 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो ये तो थे पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखते हैं पाठ के अंत में दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न भी। तो देखिए मित्रों, ये पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है बाकी बचे वो हमने लिए हैं। अब इसमें दी हुई है ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वैदिक काल में कुछ प्रमुख नदियां थी और ये नदियां जो हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। रीट में आप सभी को पता होगा, पिछली साल भी एक क्वेश्चन जरूर आया था, उसको हम देखेंगे, लेकिन एक बार इनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है कुंभा नदी। तो कुंभा नदी जो है ये इसका प्राचीन नाम था, इसका वर्तमान नाम क्या है, और ये पूछे जाते हैं। यानी कि आपसे वहां पूछा जाएगा कि ये इस नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको वहां पर, तो आपको जो सही है उस पर टिक करना है। तो आप याद रखें इनको और इस टेबल को वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेबल। कुंभा जो है इसका नया नाम क्या है, काबुल। कुर्मुदा जो है इसका नया नाम है कुर्रुम। तो ये भी याद रखें, कुर्मुदा ये पूछा जा सकता है इस बार। तो कुर्मुदा का नया नाम जो है वो क्या है, नवीनतम, कुर्रुम। गोमती का जो नया नाम है वो क्या है, गोमल।
नेक्स्ट है सुवस्तु, सुवस्तु का नया नाम क्या है? स्वात। और नेक्स्ट है सिंधु, तो सिंधु का जो नया नाम है वो है सिंध, तो ये भी याद रखें। और वितस्ता, ये वितस्ता इस बार पूछी जा सकती है, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वितस्ता का नया नाम है झेलम, तो याद रखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें आगे, अस्कनी, तो अस्कनी का जो नया नाम है वो है चिनाब। परुषणी, देखिए रीट 2017 में ये पूछा जा चुका है परुषणी का, ये आप सभी को मालूम होगा, परुषणी पूछा गया था और इस बार इसको छोड़ करके बाकी सभी जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखें। परुषणी पिछली बार पूछा जा सकता है, तो परुषणी का जो नया नाम है वो है रावी नदी। नेक्स्ट है विपाशा, विपाशा को कहा जाता है व्यास। शतुद्री, शतुद्री को कहा जाता है सतलज। और द्वस्तती कहा जाता है सरस्वती को, तो इस बार सरस्वती जो है ये पूछी जा सकती है, तो याद रखें। तो अच्छे क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप पोज करके वापस से देख सकते हैं, पीछे जा करके एक बार 2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखें आगे, अब है पाठ से महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियां, तो ये भी पता होनी चाहिए। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य क्या होता है? वैदिक काल में लिखा गया साहित्य जो वैदिक साहित्य होता है, ये भी आप 1 लाइन में पूछे जा सकते हैं मिलान वाले में, तो ये इनको भी आप जरूर ध्यान रखें। उपदेशक क्या होता है? तो उपदेशक जो उपदेश देगा, और कुटुंब का मतलब परिवार होता है, तो ये पता होगा। नेक्स्ट देखें आगे, अगला क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न, ये हमने पढ़ लिया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा था, तो वेद 2, 3, 4, 5, तो अब कितने हैं? 4 हैं, तो याद रखें। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सरस्वती नदी का जो प्राचीन नाम है अभी हमने पढ़ा था, विपाशा है क्या, सिंधु है क्या, गोमती है क्या, या द्वस्तती है? तो अभी हमने पढ़ा था द्वस्तती जो है इसका सही नाम है। तो मित्रों ये थे पाठ से संबंधित, पाठ के अंत में दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, इन क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिए, आप इनको भी याद रखें। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं, तो ये प्रमुख विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी सामाजिक जीवन के जो वहाँ के जो जीवन था उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया था संयुक्त परिवार था, होता है संयुक्त परिवार प्रथा की जो है विशेषता थी, और नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है। नेक्स्ट है आगे, नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान, तो ये हमने अभी पढ़ा था, नारियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। ये घोषा अपाला ये हमने पढ़े थे इसी टाइम पर जो है। नेक्स्ट है जीवन में 16 संस्कारों का महत्व, बिल्कुल ये भी सही है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना और आश्रम व्यवस्था, तो ये सारी जो विशेषताएं ये वैदिक काल के समाज की हैं। तो मित्रों ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।